Okay guys, now we are going to start second chapter, chapter 2, strategic analysis and strategic planning. अभी तक हमने क्या क्या समझा सर? स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इंटेंट क्या होता है, ये सारी चीजें समझी। फिर हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन देखे, ऑब्जेक्टिव ऑफ विजन देखे, फॉर्मुलेशन देखे, प्रोसेस देखे, ये सारी चीजें देखी। अब इस चैप्टर में हमें एक्चुअली स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना है और प्लानिंग करना है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का मतलब क्या होगा? अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन समझी है सर कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। अब ये सारी चीजें समझने के बाद मैं एनालिसिस करूंगा और प्लानिंग करूंगा, और इसके बाद का जो चैप्टर है उसके अंदर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट भी करूंगा, मतलब स्ट्रैटेजी बना भी लेंगे। देखो कितना फास्ट है, यहां लोगों की जिंदगी निकल जाती है। अपन 3 चैप्टर में स्ट्रैटेजी क्या होती है से लेकर स्ट्रैटेजी बनाना सीख जाएंगे। यही इंस्टीट्यूट्स का कमाल रहता है कि सारा का सारा वो सोचते हैं एक झटके में हो जाए सब। ठीक है, अच्छा है, 7 टॉपिक नहीं डाले। इंटर सीए इंटर के ऊपर 8 चैप्टर्स हैं, 50 मार्क्स के लिए 8 चैप्टर्स हैं, तुम्हें 30 मार्क्स के लिए 3 है। ठीक है ना, कंपैरेटिवली अच्छा ही हुआ। ओके सर, इसका वेटेज बता दो। नहीं रहा वेटेज में लिख कर तो दिया, एवरेज 10, 16, 16, 14 तो आ रहा है टोटल, ये 14 मार्क्स के लिए आ रहा है ऑन एन एवरेज। ओके, तो इस चैप्टर में करना क्या है? बेसिकली मेरे को करना है स्कैनिंग। स्कैनिंग सर काय की स्कैनिंग? इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी है, इंटरनल स्कैनिंग भी करनी है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग भी करनी है। अभी मैंने समझ लिया सर स्ट्रैटेजी, विजन, मिशन क्या होता है। अब मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना मेरे को बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ेंगे। आज मैं बहुत रॉ फॉर्म में खड़ा हूं, मेरे को कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब मुझे बताओ कि इन्वायरमेंट को स्कैन किस तरीके से किया जाता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज ने, जो बहुत बड़ी कंपनीज है लाइक IBM, जनरल इलेक्ट्रिक, ये बड़ी बड़ी कंपनी ने क्या किया, किस तरीके से किया, वो भी यहां पे बताया जाएगा तुमको। सर कौन से टूल्स एंड टेक्निक है स्टैंडर्डाइज? अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि चलो अपने को यहां पे एक जेरोक्स सेंटर खोलना है, तो बहुत सारे आइडियाज आएंगे सबके मन में, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच नहीं रहेगा। कोई इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करना भूल जाएगा, कोई इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जानना भूल जाएगा। तो ये चैप्टर के अंदर बेसिकली एनालिसिस होगा। एनालिसिस माने कि स्कैनिंग होगा। अभी एंटीवायरस मालूम है सबको? एंटीवायरस, एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या करता है? एंटीवायरस करता है स्कैन। स्कैन क्या करता है? थ्रेट्स को स्कैन करता है। ठीक है, वहां अपॉर्चुनिटी का कोई रोल नहीं है, वो थ्रेट्स को स्कैन करता है। लेकिन हमें बिजनेस चलाना है तो मुझे चारों पैरामीटर देखने जरूरी है। मुझे मेरी स्ट्रेंथ देखना जरूरी है, मुझे मेरी वीकनेस का असेसमेंट जरूरी है, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल कर सकते हैं वो देखना है, और साथ ही साथ जो थ्रेट्स इमर्ज होते हैं मार्केट में नए नए, उनको कैसे एक साथ कंडेंस वे में समझा जाए कि मेरी स्ट्रैटेजिक एनालिसिस कंप्लीट हो। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिकली मैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करूंगा, खुद का स्कैनिंग करूंगा और असेसमेंट करूंगा कि क्या मुझे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। अभी तो सर 4 डेफिनेशन सीख के मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता। आई वांट टू अंडरस्टैंड द एनालिसिस। एक बार मैंने अपना एनालिसिस कर लिया विद द हेल्प ऑफ वेरियस फ्रेमवर्क्स एंड मॉडल, मैं स्ट्रैटेजी प्लान करूंगा। कैसे कर सकता हूं? इसके अंदर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली मैं उसको फॉर्मुलेट कर दूंगा। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे मॉडल दिए उन्होंने। BCG मॉडल्स दिए हैं अपने को, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल दिया है। बट द बेसिक थीम ऑफ दिस चैप्टर इज, चलो आज नोटबुक में एक पेज ही लिखना है अपने को। लिखो, तुम बाद में कॉपी कर लेना जो मेरा प्रैक्टिस शीट है उस पर। जो एक पैराग्राफ लिखवाता हूं उसको समझ भी लो, और इस चैप्टर का पूरा क्रक्स लिखवा रहा हूं। यानी कि सर इतना पढ़ लिया तो एग्जाम में आएगा? नहीं, इस जो मैं लिखवाऊंगा वो तो एग्जाम में आने ही नहीं वाला है। जो मैं अभी 8-10 लाइन लिखवाने वाला हूं वो तो एग्जाम में आएगी नहीं, पर ये चैप्टर में होने क्या वाला है उसका तुम्हें आइडिया दे दिया जाए। लिखो, सो फार we studied the definitions. So far we studied the definitions essential to understand the strategy. Definitions essential to understand the strategies. In this chapter
वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनालिसिस ऑफ, या वी आर गोइंग टू स्टडी, अबाउट भी ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनालिसिस ऑफ, अबाउट वर्ड आना चाहिए या नहीं आना चाहिए वहां पे? नहीं आना चाहिए, तुमको लगता कट कर दो। होता है एक आधा वर्ड ऐसा कई बार ना, मालूम नहीं ग्रामेटिकली सही है नहीं, पर वो वहां पे सुन के अजीब लग रहा है। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे को देखो ग्रामर इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है मेरा, पर कोई वर्ड यूज करते हुए अजीब लगता है, तो ये बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पे। हाँ क्या लिखा था मैंने? अबाउट एनालिसिस, अच्छा एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। An or full stop, an organization, an organization internally have some strengths, strengths strengths and some weaknesses, weaknesses, weaknesses. Also the environment contains opportunities and threats. So in this chapter we will basically scan the internal and external. We will scan the internal and external. So in this chapter, likha Pooja. So in this chapter we will scan internal and external environment to enhance our strength, and minimize our weaknesses, to enhance our strength, minimize our weaknesses, which will help us to achieve opportunities and dodge, dodge समझता, बताता हूं, and dodge the threats. डॉज मतलब डॉज बॉल खेला है क्या? ऐसे फेंक के मारते तो अपने को बचना पड़ता है, बचने का। थ्रेट्स तो मार्केट में आएगी, उसको हटा नहीं सकते, उससे बचने का। एंड डॉज द थ्रेट्स। अब पढ़ो उसको, ऐसा पढ़ो कि अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आ रहा है। अच्छा स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। सिर्फ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इतने 4 वर्ड भी अगर आ रहे होंगे और तुम्हें सिर्फ इतना पैराग्राफ याद है तो तुम कोई भी आंसर लिख सकते हो। चैप्टर का पूरा क्रक्स है। ये वर्डिंग्स तुमको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से इस चैप्टर में मिलेगी, ठीक है? तो मेन कीवर्ड्स याद करने और थीम ये चैप्टर की है। अब इसको रीड करो एक बार, करना क्या है अपने को। पढ़ लिया, समझा करना क्या है? ठीक है।
तो चैप्टर का नाम एक बार वापस देख लो कि हम क्या करेंगे, एनालिसिस। एनालिसिस इन शॉर्ट हम करेंगे स्कैनिंग, और स्कैनिंग की हेल्प से हम करेंगे प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद हम करेंगे फॉर्मुलेट। लास्ट चैप्टर के अंदर फॉर्मुलेशन रहेगा। अब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के लिए इन्होंने बहुत सारे मेथड्स दे रखे हैं कि स्कैनिंग करनी है तो भाई तुझे किस तरीके से करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूं नीचे जाके तुम्हें चेक करके आना है कि ऑफिस कैसा चल रहा है, तो भाई तू कैसे चेक करके आएगा नीचे? अगर मैं बोल रहा हूं ऑफिस सही चल रहा है कि नहीं, चेक कैसे करके आएगा? हाँ, एक ऑब्जर्वेशन रहेगा। क्या ऑब्जर्व करोगे तुम? कि सब कोई अपनी जगह पे बैठा है बराबर, कोई शोर शराबा तो नहीं चल रहा है, काम वगैरह चल रहा है, कोई मारपीट तो नहीं कर रहा है किसी को। और क्या तरीके होंगे स्कैनिंग के तुम्हारे? हाँ, पूछ भी सकते हो जाके कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, क्वेश्चनिंग कर सकते हो। हाँ, और क्या कर सकते हो? हाँ, ये एक्सटर्नल तरीके से भी इंक्वायरी करना चालू कर दिया कि तुमको कोई फीडबैक लेने के फॉर्मेट में। हाँ, मतलब कि स्टूडेंट से ही पूछ लिया जाए कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं हुई है। तो जब तुम नीचे की एक ऑर्गेनाइजेशन को, इतनी छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तुम्हारे कंट्रोल में है, उसको स्कैनिंग करने के बहुत तरीके थे। नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट अ स्ट्रेटेजी विच इज गोइंग टू गेट इंप्लीमेंटेड इन फ्यूचर। उसकी स्कैनिंग आज कैसे करनी, समझो। एक इस्टेब्लिश ऑफिस में जाकर स्कैनिंग करने के 3 तरीके बता दिए तुमने, उससे भी ज्यादा बता सकते हो। तो एक स्ट्रेटेजी जो अब तक इंप्लीमेंट भी नहीं हुई है, उसकी स्कैनिंग कैसे करनी है, उन्होंने बहुत सारे मेथड्स बता दिए, मॉडल्स बता दिए। लेकिन बेसिक थीम यही रहेगी कि स्कैनिंग करनी पड़ेगी इंटरनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की, और स्कैनिंग करनी पड़ेगी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की। करना क्या है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, वीकनेसेस कम करनी है, अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, और जो थ्रेट्स है उसको डॉज करना है, यानी कि उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 टेक्निक्स मोस्ट प्रिविलेंट है। पहला तो है पेस्ट, PEST। ठीक है, पेस्ट, इसके आगे पेस्टल भी है, किसी को मालूम है? किसी ने पढ़ा है? पेस्ट के आगे पेस्टल भी है। तो पहले पेस्ट होता था PEST। PEST स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजी। PEST यानी कि इन 4 चीजों की स्कैनिंग करो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, ऐसा पहले बोलते थे। इसके बाद और एक E और एक L लेकर आए। E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल भी लिया है, और L स्टैंड्स फॉर लीगल भी लिया है। अभी तुम्हें मालूम है अमेजॉन फॉरेस्ट में आग लग गई, मालूम है किसी को? अमेजॉन फॉरेस्ट में आग लग गई है। ठीक है, जो पूरा हमारे यूनिवर्स नहीं बोल सकता, जो वर्ल्ड है हमारा, उसका 20% ऑक्सीजन का सप्लाई सिर्फ अमेजॉन के फॉरेस्ट से होता था, और वहां पे भयंकर आग लग गई, और उसको बुझा भी नहीं पा रहे। और बहुत ज्यादा, कम से कम 300 से ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, क्योंकि वो एक ऐसा रेन फॉरेस्ट था, एक ऐसा फॉरेस्ट था जो बहुत लंबा भी था और जहां वैरायटी ऑफ स्पीशीज रहती थी। अब वहां आग लग गई, खत्म हो गया। और इतनी आग लगी, इतनी आग लगी कि ऑटोमेटिकली पानी बना, वो सॉरी बादल बने और बारिश हुई। इंसान बुझा भी नहीं पाया उसको, तो नेचर ने खुद ही बुझा दिया। तो अभी बहुत बहुत ह्यूज डैमेज हुआ है। तो ये भी बोल रहे थे को स्कैनिंग करनी ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की भी स्कैनिंग कर। और एक L लेकर आए लीगल, वो एंड में पढ़ेंगे, वो एडवांस वर्जन है। तो देखो यहां पे हम पढ़ने वाले PEST। अगर तुझे इन्वायरमेंट का स्कैन करना है ना, तू PES और T इनका स्कैनिंग कर, ऑटोमेटिकली तेरा आंसर निकल के आ जाएगा, ऐसा ही बोल रहा है। पर उन्होंने एक और चीज बोली, ये PEST, ये जो तुम फॉर्मेट यूज कर रहे हो, पेस्ट फॉर्मेट यूज कर रहे हो ना, फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, ये यूजलेस है अगर तुम स्वॉट एनालिसिस पे ध्यान नहीं दोगे। तो कुछ भी करना है तो स्वॉट एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा। पेस्ट एनालिसिस के अंदर भी तू स्वॉट एनालिसिस करेगा। अरे तू पॉलिटिकल अगर ये फैक्टर कंसीडर करता है, पता करके क्या करेगा? पॉलिटिकल फैक्टर पता करके क्या करेगा निकेत? तू बोलेगा पॉलिटिक्स में बीजेपी आ गई, बीजेपी मेरे लिए फेवरेबल है, अमित शाह मेरे को जमता है, मेरे को जानता है वो। समझ, क्या फायदा उठा पाएगा इस चीज का? अरे नहीं उठा सकता है तू। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है ना, लेकिन थ्रेट्स को अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि ये समझ भी लिया ना, तो भी स्वॉट एनालिसिस करना ही पड़ेगा। अल्टीमेट कंक्लूजन कौन तुमको देने वाला है? स्वॉट एनालिसिस ही देने वाला है। तो ये सारे फ्रेमवर्क आर यूजलेस विदाउट स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस इज मस्ट। अच्छा सर, ऐसे और कौन कौन से मेथड है? एक तो ये पेस्ट करेंगे अपन, बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके बाद अपन एडवांटेज पढ़ लेंगे, उसके याद भी कर लेंगे, फिर स्वॉट एनालिसिस पढ़ेंगे। स्वॉट एनालिसिस तो हमें आता है। फिर यहां पे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि स्वॉट में क्या क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ में क्या होता है, वीकनेसेस में क्या होता है, एक्सेट्रा फैक्टर। सिर्फ एग्जांपल देखो, विदाउट स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस कंपनीज
Without SWOT analysis and pest analysis, company might fail to achieve the desired goal. यानी SWOT और पेस्ट के बिना, इनफैक्ट अभी पेस्ट तो चला गया, पेस्ट पुराना था, इसके अंदर दो चीजें और आगे, पेस्टल हो गया, अभी इसके अंदर इन्वायरमेंटल भी आएगा, लीगल भी आएगा। तो SWOT एनालिसिस नहीं किया और पेस्टल एनालिसिस नहीं किया तो तुम्हारी कंपनी डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पाएगी। ऑब्वियसली जहां एडवांटेज है वहां ड्रॉबैक्स भी रहेंगे, तो इसका ड्रॉबैक्स पढ़ने वाले हम। देन पोर्टफोलियो एनालिसिस, ये भी बहुत मस्त कंसेप्ट है, ब्रीफ आउट करता हूं। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो वर्ड सुना है कभी? पोर्टफोलियो कहां पे सुना है? नहीं, पोर्टफोलियो इज नॉट पेज नंबर। हाँ हाँ, पोर्टफोलियो इज द बंडल ऑफ सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट और एनीथिंग। तो ये पोर्टफोलियो एनालिसिस क्यों पढ़ना है सर? क्या इसमें शेयर के बारे में पढ़ रहे? नहीं, शेयर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे। इमेजिन करो तुम आईटीसी हो, इमेजिन करो तुम टाटा हो, टाटा ग्रुप हो। टाटा ग्रुप क्या क्या बेचता है, क्या नहीं बेचता है? क्वेश्चन तो ये है। चलो अपन डिस्कस करते हैं क्या बेचता है वो। क्या क्या बेचता है टाटा? कार्स बेचता है, मतलब ऑटोमोबाइल में, टीसीएस कंसल्टेंसी सर्विसेज में, नमक बेचता है, और क्या बेचता है? चाय वगैरह बेचते हैं, मतलब एफएमसीजी सेक्टर के अंदर है वो। ज्वेलरी के अंदर है, तनिष्क मालूम है, तनिष्क उसका है, जैगुआर ब्रांड भी उसकी है। तो ऐसा, हाँ, सीमेंट कौन सा वाला है उसका? टाटा सीमेंट आता है, टाटा स्टील आता है। चलो सीमेंट नहीं भी मुझे मालूम, तो टाटा स्टील आता है। हाँ, वो सब जैगुआर रेंज रोवर उसी की है। द थिंग इज, तुमको क्या लगता है कि सारे के सारे सेक्टर बराबर सही तरीके से चलते हैं? नहीं चलते। कुछ सेक्टर बहुत अच्छा चलते होंगे, यानी कि स्ट्रेंथ है और अपॉर्चुनिटी भी है, उसको ऊपर ले जाओ। कुछ सेक्टर नहीं चल रहे हैं, समझो तनिष्क नहीं चल रहा है, तो अब तनिष्क में हमने स्कैनिंग कर लिया कि बाबा दूसरे अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे पास, थ्रेट्स ज्यादा आ गई और वीकनेस है, तो बंद कर देना चाहिए। तो यहां पर हम बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करेंगे। ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी का एनालिसिस है। एक कंपनी जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट रख, कौन सा प्रोडक्ट निकाल, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेटेजी है ना। अब मुझको एक बात बताओ, अगर अपन सब मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फैमिली है, ठीक है, अगर मान लो ये कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी अंडरटेक कर रही है, ये है तनिष्क के अंदर, तनिष्क अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा और उधर अनिकेत टाटा स्टील में, और टाटा स्टील को तो जरूरत है, लोगों की मैन पावर की जरूरत है, क्या करना चाहिए ऐसे समय? तू बता। इसका तनिष्क बंद करवाना चाहिए, उठा के ट्रांसफर करना चाहिए रिसोर्सेज को। तो ये स्ट्रेटेजी तो है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी से अब देखो क्या होगा, अपन ने स्ट्रेटेजी में पढ़ा था, स्ट्रेटेजी कैन नॉट बी टेकन इन वैक्यूम, इट इज लाइकली टू अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। स्ट्रेटेजी देखो पेज नंबर 1 पे मैंने लिखवाया था तुमसे, स्ट्रेटेजीज आर नॉट मेड इन वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 1 ही है। नहीं, ये जो तुमको नोट्स दिए ना मैं लिखने के लिए, राइटिंग है, उसके अंदर लिखा भी है स्ट्रेटेजीज आर नॉट मेड इन वैक्यूम। इसने बंद कर दिया तनिष्क, पूना गाडगिल का फायदा हो जाएगा, मतलब पीएनजी का फायदा हो जाएगा, और जैसे ही ये वहां पे चली गई टाटा स्टील का फायदा होने लग जाएगा, यानी दूसरे स्टील, जिंदाल स्टील का नुकसान होना चालू हो जाएगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है, तुम कोई भी एक्शन लोगे तो इसके रिपरकशंस होंगे तुम पे, समझ में आया? तो यहां पर पोर्टफोलियो का एनालिसिस, मल्टी मॉडल बिजनेस, मल्टी बिजनेस। फिर ये अपना बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बेसिकली कंसल्टिंग ग्रुप था, ये कंपनी थी, इसने ना एक सर्विस प्रोवाइड करी। इसने ना सर्विस प्रोवाइड करके सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं प्रोवाइड किया, एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया। फ्रेमवर्क को बोलते हैं बीसीजी मैट्रिक्स। ये 2x2 मैट्रिक्स है, जिसके अंदर एक तरफ ग्रोथ रेट रहता है, एक तरफ मार्केट शेयर रहता है, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग, ये क्लासिफाई करता है। अभी तुमको लॉजिकलेस लग रहा होगा कि कुत्ता क्या कर रहा है इसके अंदर, गाय क्या कर रही है, ठीक है, फिर यहां पर बैल क्यों नहीं बनाया, क्वेश्चन मार्क बना दिया, और ये चांद सितारे तारे क्यों बनाया, कुछ लग रहा होगा ना। इतना अच्छे से उन्होंने उसको बना के दिया था, क्लाइंट को सर्विस दी थी कि इसको इन्होंने वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिया कि हाँ पूरी दुनिया तुम देखो इसको, कि इतना अच्छा बन गया था। डिड यू गेट दिस? ये पढ़ेंगे हम। फिर हम ये पढ़ने वाले हैं पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि एक कंपनी रहती है, इनिशियली इन्फेंट रहती है, मतलब मार्केट में नहीं आती है, फिर ग्रो करती है, मैच्योर करती है, डिक्लाइन करती है, और हर लेवल पे तुम एनालाइज करोगे कि मैं इधर हूं या इधर हूं, मैं गाय हूं या मैं कुत्ता हूं, यानी कि बीसीजी के हिसाब से कैश का हूं या डॉग हूं। अगर डॉग है, डॉग का मीनिंग क्या है पढ़ेंगे, डॉग के हिसाब से मार्केट से एग्जिट कर देना चाहिए। कम नाराज होऊंगा मैं, रिंगटोन ठीक थी। दो लिमिटेशन, अगेन इट इज सफरिंग फ्रॉम सम लिमिटेशन। फिर एनसॉफ आया, एनसॉफ ने भी अपना मॉडल दे दिया। एनसॉफ का भी मॉडल था, ये क्या बोलता है एनसॉफ,
कि मुझको मेरा प्रोडक्ट को बढ़ाना है, मेरे को पैसा ज्यादा कमाना है, मेरे को ज्यादा सेल्स चाहिए। तो फिर इसने तरीके बताए दो और इसने भी एक मैट्रिक्स बना दी। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ज्यादा सेल करके प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हो, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में ले जाके भी सेल्स बढ़ सकती है। न्यू प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में, न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट से भी सेल्स बढ़ सकती है, न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट से भी सेल्स बढ़ सकती है। तो इसने बोला कि कौन सी स्ट्रेटेजी किसने अपनानी चाहिए और कब अपनानी चाहिए। ये प्लानिंग, तुम्हारे को स्कैनिंग करनी है ना, तो ये सारे मेथड्स मॉडल्स अवेलेबल है। बहुत अच्छा दिए। फिर आर्थर डी लिटल, इसका मॉडल इतना रेलेवेंट और इतना ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज नहीं है, पर अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। इसने बोला पहले तुम पता करो कि तुम इंडस्ट्री के अंदर, इस मार्केट के अंदर, समझो एक क्लास में सब स्टील मैन्युफैक्चरर है, तुम पता करो कि तुम डोमिनेंट पोजीशन पे हो या स्ट्रांग पोजीशन पे हो या ठीक ठाक फेवरेबल पोजीशन पे हो, सर्वाइवल वाली पोजीशन पे हो या वीक पोजीशन पे हो, ये पता करो और उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी लो। ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी है अपने को, ये रीड करेंगे, ये एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट रहेगा स्टेजेस इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, छोटा सा है, 3 स्टेजेस का है। फिर इसके बाद स्टेप्स तो छोड़ दो, मेन पार्ट आएगा तुम्हारा पेस्टल। पेस्टल में देखो क्या था, वहां पे अपन ने पॉलिटिकल पढ़ा था, बीजेपी का साइन था। दूसरा इकोनॉमिक पढ़ा था, सोशल पढ़ा था, टेक्नोलॉजिकल पढ़ा था, इसमें 2 आ गए, इन्वायरमेंटल आ गया, लीगल आ गया। फिर एक लास्ट रहेगा अपने को माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, इसमें 5 फोर्सेस बोलेंगे। कंप्रेस कर देंगे ना, बहुत छोटा है, 2-4 मिनट के अंदर भी पढ़ाया जा सकता है, ये बहुत छोटा सा है। इसके अंदर बोल रहे हैं कि तुम्हें अगर एक्सटर्नल थ्रेट्स या जो क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज है उसको आइडेंटिफाई करना है, तो 5 पैरामीटर्स हैं तुम्हारे लिए। पहला पैरामीटर क्या है, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्री। अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारा प्रोडक्ट या स्ट्रेटेजी चलेगी या नहीं चलेगी, तो तुम देखो कि नए एंट्री करने वाले लोगों से कितना थ्रेट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्लास में मैंने डिसाइड किया कि लेट्स से ये आगे के 2 बेंच सप्लायर है, बीच के 2 बेंच कंपनी चलाते हैं और आखिरी के जो 2 बेंच वाले हैं ना वो कस्टमर है। अभी माइकल पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल क्या बोलता है, अब ये जो बीच के 2 बेंच वाले बैठे ना, इनके ऊपर एनालिसिस करते टाइम इनको कौन कौन से फैक्टर पे ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल, तुम 5 लोग इस इंडस्ट्री में हो, ठीक है, तुम दोनों एक दूसरे के राइवल हो, सब एक दूसरे के राइवल्स हैं, और जो ज्यादा परफॉर्म करेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी। तो ये बोलता है इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करनी है ना, किस तरीके से करनी पड़ेगी। अभी अपने को नए एंट्रेंट्स, अगर मान लो कोई छठा पर्सन वहां से उठ के यहां पर आकर बैठ गया, तो उसकी भी स्कैनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम 5 लोग लीडर बनना चाहते हो। इनका क्वेश्चन हटा देते हैं, ये लोग दूसरी इंडस्ट्री में लीडर बनना चाहते होंगे, तुम 5 लोग समझो लीडर बनना चाहते हो। तो अगर कोई छठा दावेदार आ गया तो उसके कारण तुमको क्या थ्रेट होने वाली, उसका एनालिसिस करेंगे। दूसरा, ये जो अपने कौन थे, सप्लायर्स थे, सप्लायर्स का तुम्हारे पे क्या इंपैक्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। कस्टमर का तुम्हारे ऊपर क्या इंपैक्ट है उसका एनालिसिस करेंगे। कितने हो गए पॉइंट, 1 2 3 4, किधर गया, बार्गेनिंग पावर, सप्लायर, बायर, कॉम्पिटिटिव राइवलरी। कॉम्पिटिटिव राइवलरी में तुम्हारे आपस के बीच का कंपटीशन। देखो, तुम 5-6 लोगों को लीडर बनना है, तुमको किस किस से थ्रेट है, ये लोग आगे पीछे कर दिया इन्होंने, मतलब सप्लायर ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तुम में से किसी एक को तो इशू है, और ये अपने कस्टमर्स ने अगर कुछ इशू कर दिया तो भी तुमको प्रॉब्लम है, कोई न्यू एंट्री आई तो भी प्रॉब्लम है, आपस में जो कॉम्पिटिटिव राइवलरी है उसके कारण भी प्रॉब्लम है। और लास्ट है सब्सटीट्यूट, कि कल करके मैंने तुम 5 को निकाल के नए 5 को ले आया, तो सब्सटीट्यूट कर दिया मैं तुमको, इसके कारण भी क्या इशू हो सकता है, ये सारी चीजें हमको डिस्कस करनी रहेगी। तो इन शॉर्ट बहुत इजी है, लेकिन कोर थीम अपनी यही रहेगी कि स्वॉट एनालिसिस करना है, खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का एनालिसिस। कितना बड़ा है चैप्टर सर, पेजेस के टर्म्स में जानना है क्या, इच्छा है या नहीं, सस्पेंस ही रहने दूं। हाँ बता दूं, 17 पेजेस का है, छोटा सा है, जिसमें से अगर कुत्ते बिल्ली के डायग्राम हटा दो तो 15 पेज पे आ जाएगा। चलो, तो मैं होता हूं गायब ताकि तुम पढ़ भी पाओ।
फर्स्ट मेथड और द फर्स्ट फ्रेमवर्क इज पेस्ट मेथड, PEST, जिसमें P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर, बोलते जाओ, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोशल, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल। अब पॉलिटिकल में क्या होगा, बेसिकली उन्होंने बोला है गवर्नमेंट पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका कंपनी पे क्या इंपैक्ट आ रहा है वो स्टडी करना है, पर इन्होंने स्टडी कैसे करना है वो नहीं बताया। उन्होंने बोल दिया पॉलिटिकल में इन चीजों का स्टडी करना है और तेरी स्कैनिंग हो जाएगी बस। जैसे कि अपन बीजेपी की गवर्नमेंट आई, समझो तुम सब लोगों का बिजनेस था, इमेजिन करो तुम्हारा बिजनेस था, ठीक है, काय का बिजनेस करोगे, सोचो, 1 मिनट देता हूं, तुम अच्छा बिजनेस सोचो। कंस्ट्रक्शन, टैक्स कंसल्टेंट बनना है, ओके, इसलिए टैक्स कंसल्टेंट बनना है, रेस्टोरेंट डालना है, और कोई है रेस्टोरेंट वाला, तो रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट हो गए, और कोई कंसल्टेंट है क्या, नहीं, कुछ तो करना होगा ना, बताओ ना। हाँ, काय का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसे ओपन करना है, कोई तो भी प्रोडक्ट का, कुछ भी ओपन कर सकती है तुम्हें। बिजनेस, बिजनेस, सबने बिजनेस करना है। समृद्धि, कौन सा बिजनेस, गोल्डस्मिथ, देखते हैं। वसुंधरा, दोनों क्वेश्चन का आंसर दोगी तुम, नहीं खाया तुमने, नहीं पता करने, मैं नोट्स बनाता हूं इसके, कल का भूल गया, लेकिन मैं कल क्या था इसका, बताया नहीं ना कल तुमने मुझे। हाँ, गोल्डस्मिथ हो गई वो, तुम क्या करोगी, हाँ, इसको ही ज्वाइन करेगी, वो भी गोल्डस्मिथ बन गई। अनिकेत, कंस्ट्रक्शन, कोल्ड स्टोरेजेस, चलो बढ़िया। हाँ, तो उन्हीं के साथ आ गया ना तू भाई, काय की पैकिंग है, बैंकिंग, अच्छा बैंकिंग, हाँ, तुम्हारा बाकी है ना, हाँ क्या, टैक्स कंसल्टेंट, ज्वाइन कर लिया इसको, ये सब बेकार है। अब जरा देखो बीजेपी गवर्नमेंट आने के कारण किस किस का फायदा होने वाला है। बीजेपी गवर्नमेंट आने के कारण ना कंप्लायंस और व्हाइट मनी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया है, टैक्स कंसल्टेंट को फायदा होने वाला है, तुम दोनों का फायदा हो गया। अब अपन रेस्टोरेंट की बात करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट से पहले ऑनलाइन बिजनेस, मोदी जी ने सारी चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दी, जिसके कारण हैबिट बढ़ गई लोगों की, ठीक है, बैंकिंग भी बढ़ जाएगी, ऑनलाइन बिजनेस भी बढ़ने वाला है। और बताओ और कौन था, गोल्डस्मिथ। अब लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफरेबल समझते हैं, गोल्डस्मिथ बन के फायदा नहीं है इस चीज का, क्योंकि अब लोग, पहले क्या करते थे लोग, गोल्ड से ना, ब्लैक मनी से गोल्ड अक्वायर करते थे, अब ब्लैक मनी रहने नहीं देते, तो गोल्डस्मिथ, देखो तुम ट्रेडिशनल वे में कि यार मैं सोने का हार बेचूंगी, 9 लाख का बेचूंगी, उससे नहीं कमाता है इंसान, ठीक है, ये जो बड़े बड़े ये पॉलिटिशियंस वगैरह रहते थे, गोल्ड वो लोग परचेस करते थे, अब उनके पास तो ब्लैक मनी आ ही नहीं रहा, तो तुम दोनों का थोड़ा ठंडा पड़ेगा बिजनेस। और कौन था, रेस्टोरेंट का तो यार वो इस पे डिपेंडेंट ही नहीं है, वो इकोनॉमिक पे डिपेंडेंट है भाई, पैदा करे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं लोग, तो रेस्टोरेंट तो चलना ही है। अरे पैदा इतने होंगे तो खाना तो खाएंगे, तुम ऑनलाइन फूड भी बेच देना, तुम्हारा भी चल जाएगा, ठीक है। अमेजॉन देखो कितना शाना है, अमेजॉन पेंट्री ले आया अपनी, ग्रोसरीज बेचेगा वहां पे, सब चीजें बेचेगा, तुम जरा इमेजिन करो क्या डोमिनेट करेगा वो कुछ साल बाद, हर चीज में अमेजॉन। और मैंने पेटीएम यूज करता था, मैं पेटीएम चोट्टा है, चोर है एक नंबर का, जिंदगी में कैशबैक नहीं देता वापस, बोलता है कि कैशबैक विल बी क्रेडिटेड इन 7 days, नहीं देता, कॉल सेंटर का नंबर भी नहीं देता। अमेजॉन तुरंत 1 से 1.5 मिनट के अंदर अमेजॉन पे के अंदर आ जाता है। अब देखो इससे क्या होगा, अब स्विच हो रहे हैं कस्टमर, इसको क्या बोलते हैं, कस्टमर स्विचिंग, ये टेक्निकल टर्म है, इसको बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर स्विचिंग। एक कस्टमर यहां से उठ के दूसरे के पास स्विच हो गया, इसको स्विचिंग कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एयरटेल खराब लग रहा है तो चले गए अपन जियो के पास, इसको स्विचिंग कॉस्ट बोलते हैं। कहां पे थे अपन, क्या बोल रहा था मैं, नहीं उसके बाद अमेजॉन।
अमेजोन का डोमिनेंस कितना बढ़ते जा रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा डर है यार कि अमेजोन और पता नहीं किस चीज में आ जाए, ग्रोसरी में आ गया। और देखो ये जितनी बड़ी फैमिली हो रही है, अच्छा तुम लोग एजुकेटेड हो, अब तुम लोगों को ये सारी टेक्नोलॉजी यूज करना आती है, मुझको बताओ 1-2 साल बाद जब तुम अर्न करने लग जाओगे, तुम्हारी फैमिली भी चलाओगे, साथ साथ जॉब वगैरह भी करोगे, तुम किराने के स्टोर में जाके नहीं खरीदोगे सामान, तुम ये भी पैंट्री वगैरह घर पे जाके ऑर्डर कर दिया, अगले दिन आएगा, 2 दिन बाद आएगा, चलेगा, तुम 2 दिन पहले से ऑर्डर करना चालू कर दोगे। कितना ज्यादा डोमिनेंस है। तुमको मालूम है बीच में पेटीएम बाइक बेचता था, बाइक देखा है किसी ने, बाइक वगैरह भी बेचना चालू कर दिया था उसने। डोमिनेंस कितना ज्यादा होने वाला है। एनीवेज, तो पॉलिटिकल फैक्टर हमें चेक करना है, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, टैक्सेशन, बजट, सबका एनालिसिस करेगा और पॉलिटिकल एनालिसिस कहलाया जाएगा उसको। समझ में आया? We'll read this point, Vishal. These are external factors that influence the business environment. Government decision and policy affects the firm's position and structure. Tax laws, monetary and fiscal policy, as well as reforms relating to labor and workforce, all influence the company. PEST. P stands for political. E stands for economical. S stands for social, T stands for technological. इन 4 फैक्टर में से तुम मुझको बताओगे इंटरनल कौन सा, एक्सटर्नल कौन सा है? पॉलिटिकल एक्सटर्नल है, सोशल एक्सटर्नल है, अपने कंट्रोल में ही नहीं सोसाइटी को कंट्रोल करना। टेक्नोलॉजी दोनों है, अगर कोई दूसरा जन अडॉप्ट कर रहा है उसे तो एक्सटर्नल हो गया, अगर मैं कर सकता हूं इंटरनल हो गया। और कौन सा बच्चा? सोशल बोला तुमने, इकोनॉमिकल, वो तो है ही एक्सटर्नल, वो तो है ही मैक्रो फैक्टर। ओके, इनफैक्ट अब जरा देखना, पेस्ट एनालिसिस इज इटसेल्फ अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर। तो यहां पे टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे ना, ऑल्दो टेक्नोलॉजी कैन बी इंटरनल, पर ये दूसरों के टेक्नोलॉजिकल एडेप्शन के बारे में बात करते हैं। एनीवेज, जब आएंगे वहां देखते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण क्या इफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन, रिसेशन एक्सेट्रा, या स्टैगफ्लेशन, इसके कारण इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये सारी चीजों का डिस्कशन है। फॉर एग्जांपल मार्केट में चल रहा है भयंकर इन्फ्लेशन, मतलब प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर राइजिंग, इन शॉर्ट परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज फॉलिंग। तो ऐसे केस में तुम लोगों का ये रिस्पेक्टिव बिजनेस है, समझो जो जो कर रहे थे तुम लोग। रेस्टोरेंट चलेगा क्या भाई, इन्फ्लेशन चल रहा है, लोगों के पास महंगाई बढ़ते जा रही है, रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। टैक्स कंसल्टेंट चलेगा, इनफैक्ट लोग बोलेंगे कि भाई हमें टैक्स एडवाइस दे ताकि पैसा बचे, ताकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़े। तू क्या कर रहा था, इसको ज्वाइन कर लिया था तुमने, इसको ज्वाइन कर लिया था तुमने, ऑनलाइन बेचा था। तुम बताओ तुम्हारा चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। जब तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल करोगी तो तुम पूरे इंडिया लेवल पे प्रोवाइडर बन जाओगी गुड्स की, राइट? तुम बल्क सेलर बन जाओगी, इन शॉर्ट तुम बल्क बायर बन जाओगी, तुम सस्ते में प्रोक्योर करके सस्ते में बेच पाओगे, और लोगों को सस्ता प्रोडक्ट ही चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, तूने क्या करना था? कोल्ड स्टोरेज। हाँ, तेरा डिस्कशन पॉलिटिकल में भी रह गया, ठीक है, यहां पे करते हैं। इकोनॉमिक के अंदर अब डिपेंड्स है कि क्या चल रहा है, कौन से एरिया में चल रहा है। एग्जैक्टली इकोनॉमिक का कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चलने के कारण क्या है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, लोगों के पास समझो जॉब भी नहीं है। ऐसे टाइम पे जॉब नहीं है तो डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो स्टोरिंग नहीं है। कोल्ड ना, ठंडा ना, अरे भाई कोई प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, समझो। अरे मैं वही बोल रहा हूं, लोगों के पास पावर नहीं है, सिर्फ सब्जियां नहीं, वो ऐसे ड्यूरेबल थोड़े से जो पटेटोज वगैरह रहते हैं वो भी स्टोर करते हैं। नहीं लेना पड़ता है, लेकिन उस समय भी लोग, हाँ चल ठीक है, तो मान लेते हैं चल जाएगा। हाँ, तू उसमें आइसक्रीम कर रहा होगा तो वो नहीं चलेगा। तू क्या कर रहा था? रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कम चलेगा, चलेगा। क्या क्या है? मतलब सस्ते में रखेगा, 30-35 रुपए का रेस्टोरेंट रखेगा तो चल जाएगा। तो अब तेरे को देखना है कि तू किस कैटेगरी में फॉल करता है। तू गणराज जैसा महंगा रेस्टोरेंट है तो शायद पीछे आ जाएगा। सब है, कैटेगराइज करके रखा है। जनरली ये स्ट्रेटेजी कोई भी कंपनी नहीं यूज करती, रीजन बताता हूं। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां लाइफ बॉय। अब लाइफ बॉय अच्छा साबुन भी बेचेगा तो लोग उसको वो धोने वाला साबुन ही समझते हैं। सीधी बात है ना, लाइफ बॉय के नाम से अब वो कुछ नहीं ला सकता।
लाइफ बॉय किसका है? हिंदुस्तान यूनिलीवर का है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का डव भी है, शायद उसी का या आईटीसी का हो, समझो उसी का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, तो नाम चेंज करना पड़ता है। तो तू एक ही जगह पे अगर ऐसा भेदभाव करेगा नहीं चलेगा। कोई भी रेस्टोरेंट ने आज तक ऐसा भेदभाव नहीं किया। वो है तो प्रीमियम है, नहीं तो सादे हैं। हाँ, सेगमेंटेशन कर सकते हैं कि यहां पर ये वाला, दूसरा वहां पे, ऐसे मैंने तो बहुत कम देखे ऐसे रेस्टोरेंट जो सस्ते में भी बेच रहे हैं, महंगे में बेच रहे हैं। जनरली मैंने एक यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है मुरलीधर, मुरलीधर का सादा सा भी एक आउटलेट है, लेकिन वो अलग जगह है, और दूसरी जगह थोड़ा महंगा है, जो अपने जेड ब्रिज के पास है वो थोड़ा महंगा है, उसकी थाली भी महंगी है, और जो दूसरे बीच बीच में खुले हुए हैं वो थोड़ा सस्ते में, वो सस्ते में। तो ऐसे तेरे को सेगमेंटेशन करने पड़ेंगे, तो तेरे वो प्रीमियम सेगमेंट पे अफेक्ट होगा ये वाला इन्फ्लेशन का, पर नॉर्मल सेगमेंट समृद्धि। हाँ, अब ये गोल्ड स्मिथ के बारे में सोचते हैं, क्या लगता है ताई, क्या होगा? नहीं चलेगा, सीधी बात है। और कौन बचा था? तू बचा था। बैंकिंग, बैंकिंग तो भाई एक ऐसा है ना, बैंकिंग इज जस्ट लाइक अ पाइपलाइन, बैंकिंग इज लाइक पाइपलाइन। पानी है नहीं है, पाइप तो है ना भाई, तो बैंकिंग विल ऑलवेज बी देयर, बैंकिंग तो रहेगा। लोगों के पास पैसा नहीं है तो कम बैंकिंग यूज करेंगे, पैसा है ज्यादा बैंकिंग यूज करेंगे, लेकिन बैंकिंग हमेशा रहेगा, तो वो अफेक्ट नहीं होता है। हां, लेकिन एक और फैक्टर से फर्क पड़ेगा, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो बोरोइंग्स हो जाएगी महंगी और लोग कम फंड तेरे से लेंगे, तब तेरे को कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक फैक्टर तेरे पर भी अफेक्ट करेगा। सोशल, सोशल के बारे में बात करते हैं। सोशल के बारे में अगर बात करें, इंडिया थोड़ा सा शाय कंट्री, तुम लोगों को मालूम है 1.35 बिलियन लोगों की कंट्री, अपनी शाय कंट्री है। अपन फैशन अडॉप्ट करने में ना बहुत ज्यादा पीछे हैं ऐसा बोल रहे हैं, पर अभी अपन ने वेस्टर्न कल्चर समझो अडॉप्ट करने लग गए, सोशल चीजें अडॉप्ट करने लग गए, वहां का ड्रेस सेंस वगैरह अपन अडॉप्ट करना चालू कर दिया, थोड़ा सोशल चेंज आ गया। तो अब देखते हैं किस किस के बिजनेस पे फर्क पड़ने वाला है। तेरे थोड़ा बहुत, इनफैक्ट ग्रो करेगा तेरा अगर सोसाइटी लिबरल होगी तो। अगर थोड़े लोग ओपन होने लग गए कि हाँ बाहर जाए, देखो पुराने लोग कैसे है, नहीं जाने का, नहीं बाहर खाना खाने का, ये वगैरह। अभी सातारा, कोई सातारा जानता है क्या जगह? सातारा जानता है? सातारा, ठीक है, सातारा रिटायर्ड लोगों की जगह है। वहां पे एक कैफे नहीं मिलेगा तुमको, एक सिंगल कैफे नहीं मिलेगा। बुजुर्ग लोग कहां जाके वहां पे कैफे में जाके रोमांस करेंगे क्या? बुढ़ा बुढ़े कैंडल लाइट डिनर वगैरह उनको कोई नहीं है। झुनका बनाओ, भाकर बनाओ, खा के सो जाएंगे, बस उनका यही है, सिंपल चीज है। और पूना में देखो तो कैफेज ही कैफेज है। तो जो है डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, डेमोग्राफी मतलब समझता है क्या? बेसिकली पॉपुलेशन किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट। सातारा रिटायर्ड लोगों का शहर है, बॉम्बे हैपनिंग सिटी है, तो वहां पे इसका रेस्टोरेंट चल जाएगा। अभी यहां पे देखना, टैक्स कंसल्टेंट का हर जगह चलेगा, वो ऑनलाइन वाली का हर जगह चलेगा। कोल्ड स्टोरेज तेरा तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री कितना ज्यादा ग्रो कर रही है। अब तू सिर्फ सब्जियों के लिए कर रहा है तो फिर मेरे को आइडिया नहीं उसका कितना रहेगा। रेस्टोरेंट डिपेंड करता है डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन पे, तुम्हारा सोशल कल्चर पे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम यूएस में जाके रेस्टोरेंट या पब खोल देते हो तो चलेगा, लेकिन तुमने गांव में, कौन से गांव से तू? कोल्हापुर, थोड़ा सा और छोटा गांव कहां से? कोंकण। तुम कहां से? भिवंडी नहीं, तुम रायगढ़। रायगढ़ इतना ज्यादा डेवलप नहीं है ना। वहां पे तुमने डिस्क खोल दिया, चलेगा? अच्छा, फिर वो बराबर है, वो चीज सही बोला। तू कहां से है? पंढरपुर में डिस्को खोल दिया अपन ने, पंढरपुर में डिस्को खोल दिया, बोलो चलेगा क्या? वहां पे भी कीर्तन चलेगा, भगवान का नाम है, देखो यार देवभूमि है। तो भाई तुम्हारे पॉपुलेशन, तुम्हारे डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी तुम्हारे प्रोडक्ट पे फर्क पड़ेगा। विल रीड दिस पॉइंट। इकोनॉमिक और ये वाला पढ़ लेते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये तो उन्होंने लाइन हर जगह लिख के रखी है, हर चीज को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंस देयर इम्पैक्ट बिजनेस इन लॉन्ग रन। इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेंड्स are to be considered and analyzed effectively before planning and implementing strategies। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ना पेस्ट का, क्या करना है तुम्हें? लिखना है, एक लाइन लिखनी है और उसके अंदर उसके एग्जांपल्स लिख लेंगे। सोशल में देखना, सोशल फैक्टर इंक्लूड्स ट्रेंड इन पॉपुलेशन, डोमेस्टिक मार्केट, कल्चरल ट्रेंड्स एंड डेमोग्राफी।
कल्चरल ट्रेंड्स, कल्चरल ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? तू कहां से है प्रणव? तू पुणे से ही है तू भाई? चुन्नर किधर है ये? बहुत छोटा है क्या जगह? कहाँ पे? पुणे में है? अच्छा मेरे को नहीं मालूम। हाँ क्या? नहीं भाई मेरे को आइडिया नहीं है। हाँ तुम? हाँ तुम्हारा पागल खाना है ना वहाँ पे, मालूम है मेरे को। है ना? अभी क्या है, दो ही जगह बचे, एक मिरज और एक अलीबाग। पहले आगरा वाला जोक मारते थे, आगरा से आया क्या, अभी अलीबाग से आया, मालूम है? जोक टर्न हो गए पूरे। मिरज में है ना? देखो ब्रांड एम्बेसडर आई है वहां से, प्रमोट करनी आई है, यहाँ के कुछ कैदियों को लेकर आएगी। हाँ तुम? सोलापुर तो भाई सबसे छोटा गांव वाला तो ये बेचारा नवलिया में ही छू। कल्चरल ट्रेंड्स पता चल रहा है वहां पे वारी जा रही है। कल्चर क्या है कि वहां पे सावन, ये जो अपना महीना आता है ना, उससे पहले एकादशी से जो पहले का एक महीना वहां पे वारी जा रही है, और तुम वहां पे सच में पब वगैरह खोल के बैठ गए और प्रमोट कर रहे हो। हाँ क्या करते? हाँ ना, वही मैं बोल रहा हूं। तो कल्चरल ट्रेंड क्या है भाई? वो बहुत धार्मिक जगह है। अभी तुम एकादशी के ही दिन, सेम दिन, दिल्ली के, साउथ दिल्ली के अंदर या साउथ बॉम्बे के अंदर एक पब ओपन कर दोगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाला है क्या? नहीं। तो वहां का कल्चर वैसा है। तो ये बेसिकली सोशल फैक्टर्स है। एंड डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है बेसिकली कंपोजिशन ऑफ योर पॉपुलेशन, कि कौन है, बुढ़े लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं। अभी सातारा में बुजुर्ग लोग रहते हैं ज्यादातर, रिटायर्ड लोग। क्या बेचना चाहिए वहां पे? अभी तेरा रेस्टोरेंट चलेगा क्या? बोला नहीं चलेगा। वो लोग तू सस्ते पे भी दे तो भी बोलेंगे बाहर का खाना नहीं खाने का। टैक्स कंसल्टेंट की उनको जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या था? ऑनलाइन, तुम्हारा भी गया फ्लॉप वहां पे। अरे बुढ़े लोग ऑनलाइन नहीं, उसके उनको यूज करना ही नहीं आता। और तुम देखो, नहीं उनके बच्चे, अरे नहीं अपन अज्यूम कर रहे हैं बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं बस। और देखो, तुम देखो, मैं तुम्हें एक बार, क्या आ रहे ना, धीरे धीरे आ रहा हूं ना पीछे तक। अच्छा तुम्हारे तक आया अभी। ऑनलाइन देखो नहीं इसलिए भी चलेगा क्योंकि उनकी लाइफ में स्पोर्ट और एडवेंचर क्या रहता है, यहां से किराने की दुकान तक जाना, वही उनके अगले दिन का प्लान रहता है ना? तो वो अपना प्लान एडवेंचर थोड़ी कैंसिल करेंगे तुम्हारे ऑनलाइन के कारण। एडवेंचर ही है भाई तुमको मालूम नहीं, ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहा, पर मैं बता रहा हूं। वो लकड़ी संभालते हुए आड़े टेढ़े पैदा हुए हुए लोग जो आते हैं ना, ऐसे गाड़ी क्रिस क्रॉस ऐसे चलाते रहते हैं, वो अनैतिक तत्व जो पता नहीं किस तरीके से समाज में आ गए, वो लोगों से बचते हुए जाना। फिर अजीब बच्चे रहते जो फुटबॉल मारते रहते बुढ़े लोगों को देख के, तो ये एडवेंचर है। ये एक थीम पार्क होता है उनके लिए। वो भी फिर वापस आते होंगे वो अंकल, तो आंटी खुश हो जाते कि सही सलामत वापस आ गए। नहीं तो चिड़चिड़ कितनी करते हैं वो। नहीं चलेगा। तेरा तो बिजनेस लाइन ही अलग है। हाँ तुम दोनों का क्या था? बैंकिंग, इसमें नहीं चलेगा। रेस्टोरेंट भी नहीं चल रहा। ये सुनार के पास जाएंगे बस। नहीं, बैंकिंग इज नॉट जस्ट अबाउट यूजिंग द बैंक, इट इज अबाउट द बैंकिंग हैबिट। लाइक अभी तुम पैसा कितना रखते हो जेब में? हार्डली कुछ रखते होगे, और सारा ट्रांसफर ऑनलाइन होता है। जाके उनको बोलो ऑनलाइन ट्रांसफर करें, देख के करेंगे वो आधा टाइम तो ऐसे ही रहेगा, टूट जाएगा। वो देखते हैं, उनको नहीं समझेगा। बैंकिंग डजंट मीन कि बैंक में जाके कुछ लेना, बैंकिंग हैबिट होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बैंकिंग इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस। हाँ इन दोनों का चल जाएगा क्योंकि उनको मालूम है उनके दिन कम है और इनकम ज्यादा है। दिन कम और ज्यादा है इनकम, तो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा गोल्ड एक्वायर करके अपने बच्चों को देते हैं। गोल्ड स्मिथ एक केस में चल जाएगा, कहीं तो कमाए। टेक्नोलॉजी मतलब एक्सटर्नल टेक्नोलॉजिकल एडेप्शन। अगर मार्केट ग्रो कर रहा है, मार्केट ग्रो करते जा रहा है और तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही हो और तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, तो उसका एनालिसिस यहां पे होगा। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है? टेक्नोलॉजी, डू यू नो दिस थिंग, कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बार स्टॉक एक्सचेंज, डू यू नो दिस थिंग? उसमें क्या रहता है,
मेरे दोस्त के पापा का ही है वो, उसमें उनका 3% शेयर है। स्टॉक एक्सचेंज में शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरह वहां पे लीकर के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। वहां पे ये है कोरेगांव पार्क लेन नंबर 6 के अंदर दबार स्टॉक एक्सचेंज। मैं वहीं रहता था, कोरेगांव पार्क में रहता था मैं, तो मेरे को मालूम है। तो वहां पे यहाँ पे जितने भी लोग बैठे ना, चलो सबने समझो पिक्चर मंगवा ली या क्या बोलते हैं ड्रॉट बियर मंगवा ली, सबने अगर मंगवा ली तो सडनली डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। और उधर 1800-1900 रुपए का रेड लेबल चाय नहीं हो, रेड लेबल विस्की, अगर मान लो रेड लेबल विस्की किसी ने मंगवा ली, किसी ने नहीं मंगवाई, तो सडनली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो सस्ते में मिल जाएगी। बार स्टॉक एक्सचेंज है वो टेक्नोलॉजिकल एडेप्शन है वो भी एक तरह से। पर ये चीज नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा रेस्टोरेंट में खाना बनता है, क्या वहां पे टेक्नोलॉजी है? नहीं है भाई, वो है ना जोमेटो स्विगी ऑनलाइन बेच रही है, ये तेरा बिजनेस चलेगा, टेक्नोलॉजी एडेप्शन के कारण चलेगा, रेस्टोरेंट चल जाएगा। ये लोग कोई भी कमाए ना, तुम दोनों का काम चल जाएगा, ठीक है। वो मैडम का चलेगा, उसका लाइन ही अलग चल रही है। बैंकिंग चलेगा, टेक्नोलॉजी तो इनफैक्ट चाहिए अपने को, मोबाइल पर आ गए सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा तुम क्या ले आओगे? आई वॉच पे ले आओगे, वॉच के ऊपर ले आओगे, इस पे करो बैंकिंग, ठीक है। खोपड़ी में चिप डाल दो, वहीं से ऑपरेट करेंगे। तेरा भी होटल ही है ना प्रणव, तेरा फिर भूल गया, होटल टेक्नोलॉजी में तुम क्या बेचोगे रे? तो टेक्नोलॉजिकल एडेप्शन, अब लोग टेक्नोलॉजी में, अब तुमको नुकसान है या फायदा है? कांस्टेंट है, बताओ। कांस्टेंट है, नुकसान है तुम्हारा। जैसे ही टेक्नोलॉजी से लोग अडेप्ट कर लेंगे ना, लोगों की बैंकिंग हैबिट और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बढ़ जाएगी। लोग अभी तुम्हारे में गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू करेंगे। जितना ज्यादा और यूजर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी हो जाएगी, लोग उतना ज्यादा इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे सिक्योरिटी मार्केट में, बैंकिंग बढ़ जाएगा टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण। और गोल्ड में लोग क्यों पैसा इन्वेस्ट करते थे भाई? गोल्ड सदियों से लोग इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में, क्यों? क्योंकि कंटिंजेंसी में हेल्प करेगा, तुरंत लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। पर अगर मान लो बैंकिंग इतना स्ट्रांग है, अगर मान लो क्या नाम विशाल को सीके को पैसे देने 2000 रुपए, तो कंटिंजेंसी में तुरंत ट्रांसफर कर सकता है। अब इन्वेस्ट गोल्ड में क्या करेगा? अगले दिन जाके सुनार का इंतजार करने से बेटर है तुरंत गूगल पे से ट्रांसफर कर देगा। बिजनेस बदलने का टाइम है, यही ये चैप्टर सिखाएगा तुम्हें।